हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण किस कारण से होता है? तो इसका एक बेसिक सी बात है, बता रहे हैं। इसका क्या रीजन होता है कि अरबों का एक जो जहाज होता है उसमें कुछ सिंध के जो अरबों की युवतियां होती हैं और उसमें कुछ सामान जा रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो आपका देवल बंदरगाह जो होता है, सिंध का जो देवल बंदरगाह होता है सिंध प्रांत का, तो वहां पर कुछ लुटेरे क्या होते हैं, उस जहाज को लूटते हैं और उनकी महिलाओं के साथ में जो अरब की युवतियां थी उनके साथ में रेप करते हैं और उनके साथ में सारा सामान लूटते हैं, छीनते छूटते हैं। और इससे क्या हो जाता है, तो वहां का जो अरब का जो खलीफा होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो एक क्या होता है, एक पत्र लिख करके भेजता है कि सिंध का राजा जो दाहिर था उसके लिए, और कहता है कि आप इन जो लुटेरे हैं इनको दंडित करो। लेकिन सिंध के जो राजा दाहिर थे उनका अधिकार तो था सिंध प्रांत पर, लेकिन वो देवल बंदरगाह के जो लुटेरे थे या देवल बंदरगाह जो था वो उनके कब्जे में नहीं था। उनके प्रांत के अंतर तो उनके साम्राज्य के अंतर्गत तो आता था, लेकिन उस पे उनका क्या था, आधिपत्य और अधिकार नहीं था, क्योंकि वहां के लोग मनमानी करते थे और लुटेरे और डाकू टाइप के थे। तो उनको ये दंडित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो जो अरब का खलीफा था वो अपना अपमान समझता है और उस अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को, जो 17 वर्ष का था, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में भेजा जाता है। कब 712 ईस्वी में भेजा जाता है? तो भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, 712 ईस्वी में इन्होंने विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। मैंने बताया कि भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना था। नहीं, धन लूटना भी था, इस्लाम धर्म का प्रचार भी था। और यहाँ इनका जो महमूद गजनवी के बारे में यह कहा जाता है, महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में धन लूटना था। ठीक है, जबकि अरबों का जो कहा जाएगा यहाँ के लुटेरों को दंडित करना था। वो तो धर्म तो ठीक है, धन तो मोहम्मद बिन कासिम ने लूट के तो ले गया, यहाँ से लूट के ले गया। मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने सबसे पहले भारत पे जजिया कर लगाया था। कहा? सिंध में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और दाहिर की जो बेटियां थी परमाल देवी और सूर्य देवी, उनको क्या करता है, उनको यहाँ से ले जाता है, अरब ले जाता है और उनके सतीत्व को, उनकी पवित्रता को भंग करता है, जिसके कारण वहां के खलीफा जो होता है बहुत ज्यादा क्रुद्ध होता है और क्या करता, मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े के जो बैग होता है, थैला जो होता है, मशक जो होती है, उसमें उसको भर के रख दिया जाता है। क्या उसको भर दिया जाता है? चमड़े में भर दिया, सिल दिया जाता, उसे बंद कर दिया जाता, जिसके कारण उसे 2 दिन के बाद में निकाला जाता और वो मर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी जो होता है ये आपका 1000 ईस्वी में मतलब 300 साल बाद में भारत पर उसका आक्रमण होता है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार था, उसने अपना साम्राज्य जो बनाया था वो गजनी बनाया था। और गजनी का जो अल्पतगिन था उसका एक गुलाम था, वो सुबुक्तगिन था और वो उसका दामाद भी था जो महमूद गजनी का पिता था। क्या था? महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनवी जो था, सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे, इस्माइल और महमूद। इस्माइल जो होता है, इस्माइल को गजनी मिलता है, जबकि महमूद को खुरासान मिलता है। क्या मिलता है? खुरासान का इसे शासक बनाया जाता है। लेकिन क्या करता है, वो अपने पिता के काल में बनता, उसके बाद में वो क्या करता है, वो भारत की तरफ इसने क्या करता है, भारत की तरफ ये कूच करता है। तो महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में क्या गद्दी पर बैठता है
और वो बगदाद का खलीफा जो उस समय अल कादिर बिल्ला होते हैं उनसे क्या एक मान्यता प्राप्त करता है और उन्होंने इसे यमीन दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी, जिसके कारण वो शपथ लेता है कि हर वर्ष क्या होगा, वो भारत पर आक्रमण करेगा। हमारे बहुत से प्रकांड इतिहासकार जो हैं वो हेनरी इलियट हैं। हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। और उसने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया और वो राजा जयपाल के विरुद्ध किया। किसके? जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनवी का अगला फिर इंपॉर्टेंट जो अभियान आक्रमण जो होता वो नागरकोट के विरुद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, इसको महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है नागरकोट का 1008 ईस्वी में। उसके बाद में अगला जो होता है महमूद गजनवी का थानेश्वर के यहाँ पर चक्र स्वामी मंदिर को लूटा और यहाँ की कांच की निर्मित जो मूर्ति थी उसको वो गजनी भेजकर और अपनी रंगभूमि में वहीं पे इसे रखाया। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है 1025 ईस्वी का है, जिसे सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का आक्रमण कहते हैं। यहां से उसने अपार धन संपत्ति लूट की, लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। और यहां पर उसने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर में जो ब्राह्मण लोग थे उसकी रक्षा करने के लिए बैठे थे 50,000 ब्राह्मणों को उसने क्या किया कि उसने सर जो होते हैं उन्हें गले से उतार दिया। ठीक है, और उसने यहां पर नृशंस हत्या की। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक जो थे उन पर भी महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और यहां से उन्होंने और कुछ संपत्ति भी लूट ली थी इनकी, जिसके कारण वो क्या करता है 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी क्या होता है इन जाटों के विरुद्ध और अंतिम अभियान पे आक्रमण करता है। महमूद गजनवी की जो मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में होती है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में जो आपका दरबारी जो उसका कवि आया था वो अलबरूनी आया था। अलबरूनी की पुस्तक जो होती है वो तारीख फिरोज शाही होती है, जिसे ठीक है तारीख फिरोज शाही होती है। किताबुल हिंद जिसे किताबुल हिंद होती, क्या होती? किताबुल हिंद होती, जिसे तारीख फिरोज शाही भी कहते हैं। फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में थे। कहां थे? महमूद गजनवी के दरबार में थे। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते। मोहम्मद गौरी क्या होते हैं? ये गौर महमूद गजनी के अधीन जो गौर प्रांत था, ये गौर के रहने वाले थे। गौर जो थे ये गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो होता है यहाँ का शासक बनता है। ये शासक बनता है और उसने भारत पर आक्रमण, और इसका आक्रमण क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो होता है ये किस कारण से आक्रमण करता है? ये आक्रमण इस कारण से करता है कि महमूद गजनवी जो होता है ये जयचंद जो होता है इसको निमंत्रण देता है। जयचंद जो होता है वो निमंत्रण देता है मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए जयचंद निमंत्रण देता है। तो मोहम्मद किस लिए? क्योंकि जो इसकी जो जयचंद की जो पुत्री थी, जयचंद की पुत्री जो थी उसको क्या होते, पृथ्वीराज तृतीय जो होते वो हरण कर लाते हैं। इसी कारण वो क्या होता है उसका अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी होता है, मोहम्मद गौरी का जो भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध होता है। उसके बाद में वो दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में करता है जो पाटन गुजरात में हुआ था, और वहां का जो शासक भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। क्या किया था? बुरी तरह पराजित किया था। यह मोहम्मद गौरी की पहली भारत में हार थी। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया 1191 में, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो हुए वो विजयी रहे जबकि मोहम्मद गौरी हार गए। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में।
पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। इस बार क्या हुआ कि गौरी विजयी रहता है। गौरी ने जब इसको पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर जब शासन कर लिया, गद्दी प्राप्त कर लिया, तो उसने फिर चंदावर का युद्ध जयचंद को, जिसने निमंत्रण दिया था, वो तो सोचे कि जयचंद क्या करेगा। जयचंद सोच रहे थे कि वो आएगा, इनको लूटेगा, दिल्ली को लूट करके उसके बाद गौर क्या हो जाएगा, गौर वापस चले जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, दिल्ली की शासन सत्ता मिल जाएगी। लेकिन उसका क्या था, उसका लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि आए हैं तो थोड़ा आप ठहर के ही जाते हैं, ठहर के जाते हैं। तो उसने क्या किया, 1194 में चंदावर का जो युद्ध था 1194 में, जो गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ, गौरी विजयी हुआ। क्योंकि जयचंद उस समय करारा शासक था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसका जो एक तीर होता है वो जयचंद की आंख में लग गया। क्या हो गया, आंख में लग गया, जिसके कारण वो गिर करके मृत्यु हो गई। ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विचित्र प्रदेशों पर अपना भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपना चाहता था और उसके बाद वो गजनई लौट गया। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो वो अपने गुलाम सरदारों को ही क्या कहता था, ये हमारे बेटे हैं। कहता था कि सबके एक दो या बेटे होते हैं, मेरे तो 1000 बेटे हैं। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या होती है 15 मार्च 1206 को होती है। क्या होती, 15 मार्च 1206 को होती है। 1205 को मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण होता वो जाटों के विरुद्ध होता। किसके होता, जाटों के विरुद्ध होता है। उसके बाद में 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में गुलाम वंश की स्थापना होती। गुलाम वंश की जो स्थापना होती है 1206 ईस्वी में, और गुलाम वंश की जो स्थापना का श्रेय दिया जाता वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता, वह गौरी का गुलाम था। ठीक है। और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती गुलाम वंश से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपना राज्याभिषेक जो करता है वो 24 जून 1206 को करता है। क्या करता है, 24 जून 1206 को करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको कौन कौन से नामों से जाना जाता था, उसे कुरान खां कहा जाता था, उसे लाख बख्श कहते थे, लाखों का दान करता था। ठीक है, लाखों का दान करता था। अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, उसने अपने आप को सिपा सालार की पदवी से ही सम्मानित रखा। और उसके समय पे जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे वो लाहौर थी। क्या थी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली, जबकि इसका कंप्लीट कार्य, कुतुब मीनार का जो कार्य है वो कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दिल्ली का कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा होता है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहते हैं, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को 3 नामों से जाना जाता है, जैसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी था। कई बार पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, वो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 में होती, चौगान खेलते समय। घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय क्या होता है कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसे लाहौर में दफनाया जाता है। लाहौर में दफनाया जाता है और ऐबक का उत्तराधिकारी जो होता है वो आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ क्या होता 8 महीने तक ही गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश था जो तुर्किस्तान का एक इल्बारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का था, बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो होता है वो लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करता। कहा, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता। इसीलिए दिल्ली का वास्तविक जो संस्थापक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है
वो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता, जबकि वास्तविक संस्थापक की बात करता तो इल्तुतमिश को माना जाता। इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृत प्राप्त की थी। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य भी इसने पूरा करवाया और इल्तुतमिश ने पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, वो चांदी का टंका और तांबा का जीतल। कौन सा? तांबा का जीतल जारी किए। अब पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का श्रेय चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने जारी किए? वो आपके इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, 40 गुलाम सरदारों का गठन किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने किया, जबकि इसे समाप्त करने का श्रेय जो है वो बलबन को दिया जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इसने किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश के बाद में उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक घोषित हुआ। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता और ये मात्र 3 मंथ तक बैठता। उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर जो होता है, इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां जो थी शाह तुर्कान छाई जो रही, वो उसके छाई रही। ठीक है। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के जो अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम जो थी दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका बनी, जो 1236 से 1240 तक। कब? 1236 से 1240 तक, जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने क्या किया कि पर्दा प्रथा को त्याग दिया और तथा पुरुषों की तरह चोगा मतलब काबा और कुला मतलब टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह में आने लगी। लेकिन क्या होता था कि जो अमीर सरदार थे वो क्या है, वो किसी महिला के सामने दुआ सलामी या उसके नीचे रहकर काम करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए क्या हुआ कि वो आपस में षड्यंत्र करने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए नूर के पद पर नियुक्त किया गया और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की जो अमीर थे वो विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बना करके दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। रजिया की शादी जो हुई, वो रजिया जो थी वो अल्तुनिया का प्रेमी थी, उससे उसकी शादी हुई। उससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास में उसकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और 1242 में उसकी हत्या हुई। और बहराम शाह के बाद में दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 को बना। फिर 1242 से 1246 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 को अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन सुल्तान जो था एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर भी अपना जीवन निर्वाह करता था। क्या करता था? टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद क्या वास्तविक जो नाम था बलबन, क्या करता है? बलबन ही सारा कामकाज संभालता था। बलबन क्या था? उस समय वरिष्ठ पद पे आ गया था। बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का भी विनाश जो है, जिसका गठन तो इल्तुतमिश ने किया, जबकि दमन जो है वो बलबन ने किया। बलबन ने 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से 87 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। कितनी? 66 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। यह मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा
और राज दरबार में सिजदा व पैबोस की प्रथा जो शुरुआत की वो बलबन ने। कौन कौन सी सिजदा व पैबोस की प्रथा जो शुरुआत की वो बलबन ने की। बलबन ने ही नौरोज प्रथा जो थी, नौरोज प्रथा की भी शुरुआत बलबन ने ही किया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव जो था उसे प्रारंभ करवाया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। किसकी? लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। किसकी? उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी। बलबन के दरबार में वारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। कौन थे? अमीर हसन और अमीर खुसरो थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमसुद्दीन कैमूर्स था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था जो बलबन का ही पुत्र था। और इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, बलबन 1266 से 1287 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था एनटीपीसी में। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आती है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम भी सीख रहे आपको भी सिखा रहे हैं। ठीक है, और दोनों लोग सीखते हैं, अच्छे से एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।